हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी एग्रीकल्चर में सॉइल के इम्पोर्टेंस की। सॉइल एग्रीकल्चर को डेवलप करने में कितना इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करती है और सॉइल की डेफिनेशन क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। और हम कल बात कर रहे थे कि सॉइल की जो क्वालिटी है, जो कंपोनेंट्स हैं और सॉइल का जो प्रोफाइल है वो किस तरह से है। और उस प्रोफाइल में हमने उसके डिफरेंट जो होराइजन्स थे उसकी बात की थी कि सॉइल का जो प्रोफाइल है, उसके जो होराइजन्स हैं, उसमें जो टॉप सॉइल है उसमें हमने बात की थी सरफेस के जस्ट नीचे जो होराइजन्स जो सॉइल में शुरू होते हैं उसमें हमने बात की थी ओ होराइजन की, इंग्लिश के ओ वर्ड को जो इंडिकेट करता है। और उसके भी दो पार्ट हमने बात की थी, होराइजन O1 और होराइजन O2। ओ में हमने बात की थी जो सबसे टॉप लेयर है और इसको बेसिकली लिटर लेयर भी कहते हैं और ये इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। O2 जो होराइजन है उसमें ये O1 के नीचे है और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है, अल्टर्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, वो जो है इसमें होता है। वहाँ इसका डीकम्पोजिशन होता है और उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, जिसके कारण जो है इसको इसमें ह्यूमस जो है वो मिलता है और इस लेयर को ह्यूमिफिकेशन, द लेयर ऑफ ह्यूमिफिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नीचे वो है मिनरल होराइजन। और इस मिनरल होराइजन को बेसिकली एबायोटिक या एबायोटिक और इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें दो तरह के खनिज मिलते हैं, एक संस्थान वाले और दूसरा क्ले मिनरल्स, मृतिका खनिज जो होते हैं। इस होराइजन को अगर हम डिवाइड करें मिनरल होराइजन को तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होराइजन ए, होराइजन बी और होराइजन सी। और इनको भी जो है हम इनके सब होराइजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और जिसको हम कह सकते हैं होराइजन A1, होराइजन A2 और होराइजन A3। इसी तरह से बी के लिए जो है होराइजन B1, B2, B3 और उसके बाद जो है होराइजन सी और सबसे लास्ट में होराइजन डी। तो जहाँ तक ए होराइजन की बात होती है, ए होराइजन जो है जो टॉप लेयर जिसको ओ होराइजन कहते हैं, तो ये O2 के नीचे वाला पार्ट है और इसमें जो मिक्सिंग है वो बायोटिक और जो एबायोटिक मटेरियल होता है उसकी मिक्सिंग ज़्यादातर पाई जाती है, जिसको मैं ख़ास तौर से अगर मैं बताऊं तो मिनरल्स की, तो इट इज़ ए मिक्सचर लेयर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक मटेरियल। और यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण जो है इसका कलर भी इस सॉइल का जो है ब्लैक या बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और ये जो है इस होराइजन में जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है इसलिए भी होती हैं कि यहाँ पर जो है बायोटिक मटेरियल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है इसके नीचे की जो लेयर है उसको हम A2 होराइजन के रूप में देखते हैं। और ये A2 जो होराइजन है ये बेसिकली जो है लाइट कलर होता है इसमें, और इसमें ज़्यादातर जो है सिलिकेट्स, क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, इस तरह के जो खनिज हैं उनकी अधिकता इसमें पाई जाती है। और इन खनिजों का यहाँ गमन होता है, अपवहन होता है और एलिवेशन होता है, जिसके कारण इसको जो है जोन ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा होराइजन है ए सीरीज का, जिसको हम कहते हैं A3, इट इज़ ट्रांजिशनल जोन फॉर होराइजन ए एंड होराइजन बी। यानी जो होराइजन ए है, ट्रांजिशनल जोन का मतलब है कि जो ए होराइजन है और जहाँ जो बी होराइजन शुरू हो रहा है, दोनों की जो बेसिकली क्वालिटीज़ हैं वो इस होराइजन में मिलती हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल जोन है इसमें आपका जो ए होराइजन है, चाहे वो A1 हो या A2 हो, तो ए होराइजन प्लस
बी जो होराइजन स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो A3 में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें जो है ए होराइजन की जो क्वालिटी है वो अधिक होती है, लेकिन वो बी में भी नज़र आने लगती है, बी की क्वालिटी भी नज़र इसमें आने लगती है। और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं बी होराइजन पर, तो बी होराइजन जो है B1, B2, B3 में जो है डिवाइडेड है। और B1 का जो है ये ए और बी का भी ट्रांजिशनल जोन होता है, और यहाँ पर बी का जो कैरेक्टर है वो साफ नज़र आता है बी होराइजन का, जबकि ए होराइजन की जो कैरेक्टर है वो इसमें होती तो है लेकिन वो डिसअपियरिंग कंडीशंस में ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से जो होराइजन्स हैं इसमें B1 का जो रोल है वो A3 की जैसे ही है, ट्रांजिशनल जोन की तरह। और अब मैं बात करता हूँ बी होराइजन की, तो बी होराइजन में बेसिकली मिनरल्स, ख़ास तौर से सिलिकेट्स है, क्ले है, R2O3 है, फेरियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, P2SO है, और जैविक पदार्थों का जो है एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, विनिक्षेपण और एकत्रीकरण होता है। इसलिए इस जो लेयर को B2 लेयर को जो है जोन ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो है मिनरल्स यहाँ मैक्सिमम होते हैं, जिसके कारण जो है इसको एक मिनरल लेयर के रूप में भी देखा जाता है। इसके बाद जो होराइजन है या जो संस्तर है इसको कहते हैं B3, और ये बी और सी का एक ट्रांजिशनल संक्रमण क्षेत्र है या ट्रांजिशनल जोन है, जहाँ पर बी की विशेषताएं अधिक नज़र आती हैं और सी की विशेषताएं इसमें शुरू होने लगती हैं। तो इस प्रकार ये जो संक्रमण क्षेत्र है या संक्रमण जो जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, ये दो विभिन्न प्रकार की जब भी जो स्तर आती हैं तो उनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों की क्वालिटी को दर्शाता है, लेकिन जिस क्षेत्र से वो निकल रहा है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है और जिसमें वो प्रवेश कर रहा है उसकी क्वालिटी को कम रूप में दर्शाता है। जो होराइजन सी या संस्तर सी है, इसमें पेरेंट रॉक, आधार शैल के अक्षेपित पदार्थों को रिगोलिथ भी कहा जाता है। ये पदार्थ ढीले और असंगठित होते हैं। इस स्तर को सब सरफेस होराइजन के रूप में या अधो स्तर संस्तर भी कहते हैं। और इसमें ए और बी दोनों जो संस्तर या होराइजन्स हैं इनके गुणों का अभाव होता है। इसकी विशेषताएं पेरेंट रॉक जो मूल चट्टान है उसकी संरचना पर निर्भर करती है, और इसको जो है अगले लेयर भी कहते हैं। डी होराइजन ये इन मिट्टियों के नीचे जो मूल चट्टान है, जो आधार चट्टान है, जो बेस रॉक है, पेरेंट रॉक है, उसके मंडल को दर्शाता है जहाँ पर मिट्टियों का जमाव पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं इन होराइजन्स को एक वर्टिकल फॉर्म में, तो मैं एक बार इसको इस तरह से समझा दूं कि होराइजन ओ, ये सॉइल प्रोफाइल का एक होराइजन का जो लेयर है मैंने बताया, O1, O2, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C होराइजन एंड D होराइजन, जोन ऑफ इल्यूवेशन एंड जोन ऑफ इल्यूवेशन, ये ट्रू सॉइल्स के रूप में है। और जहाँ तक बात आती है कि इसको अगर हम इस रूप में देखें तो जो O1 है ये लूज लीव्स एंड ऑर्गेनिक जो डेब्रिस है, लार्जली अनकम्पोज्ड है, इसको जो है ये पाए जाते हैं, इसको लिटर लेयर भी कहते हैं। दूसरा जो O2 है ये ऑर्गेनिक डेब्रिस और पार्शियली डिकम्पोज्ड है। और उसके बाद जो ए लेयर है जिसको हम सोलम के रूप में देखते हैं, ये डार्क कलर्ड है, मिक्स्ड मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल का जो है मिक्सिंग है। और यहाँ पर जो है मच बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो पाई जाती हैं। A2 है, इट इज़ लाइट कलर्ड जोन एरिया और होराइजन। Now A3, it is a transitional zone between A and B, and it is more near to A and having the less character of B. Now B1, it is also a transition zone having the more character of B zone
and the less character of A. Now B2, the maximum accumulation of silicates, clay, minerals or organic matters. तो ये जो बी लेयर है, इसका भी जो बी पार्ट है, इसमें मैक्सिमम जो मिनरल का जो डिपोजिशन है वो इसी लेयर में मिलता है. Now B3, it is also a transitional zone between B and C, having the more character or near to B horizon, and the less character, having the less character of horizon C. बेसिकली C जो कैरेक्टर जो होराइजन है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इट इज़ ए पेरेंट मैटर ओकेजनली एब्सेंट. Formation of horizons may follow weathering so closely that the A or B horizon rest on consolidated rock. Now last one, जिसको हम D horizon कहते हैं, layer of consolidated rocks beneath the soil. तो इस तरह से अगर हम एक इसको सॉइल प्रोफाइल को अगर हम देखेंगे तो जब धरातल की ऊपरी सतह से लेकर के और पेरेंट क्रॉप तक जो मिट्टी का जो स्तर पाया जाता है वो इस रूप में होता है, जहाँ पर कहाँ उसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और किस प्रकार इनके बीच में इंटर रिएक्शन जो है होता है और उसके कारण जो है सॉइल का फॉर्मेशन और उसमें जो प्रेजेंस है, चाहे वो मिनरल्स की हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की हो, बायोटिक एबायोटिक की हो, वो किस प्रकार पाई जाती है. तो ये जो एक सॉइल प्रोफाइल का या मृदा परिशोधिका का जो एक प्रकार है वो इस प्रकार है. और कृषि के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो है, क्योंकि जहाँ ह्यूमिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर सॉइल को फर्टाइल बनाता है. मिनरल्स का होना भी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर से नाइट्रोजन, पोटाश एंड फॉस्फोरस जो सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं, जो ये कहाँ पर और किस रूप में पाए जाते हैं, कौन सी बेस जो है रॉक है जिनसे उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है और उसका जो प्रोफाइल डेवलप हुआ है, उसके ऊपर क्या क्या रोल जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी है. जिस तरह से फॉरेस्ट कवर होता है या जहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है सॉइल के अंदर ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस ज़्यादा होने से उसमें ह्यूमस ज़्यादा मिलता है. और बहुत सारी सॉइल ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमस जो है वो एब्सेंस होता है, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर अपना एक प्रभाव डालता है. तो इस प्रकार सॉइल के अपने कैरेक्टर हैं और उस कैरेक्टर के बेसिस पे ही जो है हम वहाँ पर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. और ये आजकल आप जानते हैं कि सॉइल टेस्टिंग के थ्रू पता लग जाता है कि सॉइल में किस तरह का जो है प्रॉब्लम है या उसमें जो है क्या एडिशन किया जा सकता है या उसको किस तरीके से उसको रिफॉर्म किया जा सकता है सॉइल प्रॉब्लम को. वो जो है वो कृषि को जो है बढ़ावा देता है, कृषि विकास में सहायक होता है. और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो वो बात होगी कि दुनिया भर में सॉइल को का जो वर्गीकरण है मृदा का वो किस प्रकार किया गया है. तो अमेरिकन जो क्लासिफिकेशन है जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया है दुनिया भर की मिट्टियों का, वो 3 तरीके से दिया है: प्रादेशिक मिट्टियाँ, अंतर प्रादेशिक मिट्टियाँ और अप्रादेशिक मिट्टियाँ, यानी जोनल सॉइल्स, एजोनल सॉइल्स और इंट्राजोनल सॉइल्स. तो किस प्रकार ये मिट्टियाँ कृषि को प्रभावित करती हैं, कौन सी मिट्टियाँ जो हैं कृषि के लिए ज़्यादा सहायक होती हैं, जहाँ पर उत्पादन जो है सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, भूमि की जो फर्टिलिटी या उर्वरता है मिट्टी की वो किस पर निर्भर करती है, और इन मिट्टियों का जो है विश्व में वितरण कहाँ कहाँ है. एक हम इसका ओवरव्यू जब देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो है कौन सी मिट्टियाँ एग्रीकल्चर में ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कौन सी बिल्कुल नगण्य हैं. जैसे मैं एक बात करूं कि जो सॉइल जिसमें सिलिका एब्सेंस होता है दैट इज़ हार्ड सॉइल और ये लैटराइट सॉइल के रूप में होती है, तो ये एक नॉर्मल जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पर इस क्रॉप में प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है. तो इस प्रकार जो सॉइल का जो प्रोफाइल था
उसमें क्या क्या उसके एलिमेंट थे और उसमें उसको किस तरह से डिफरेंट होराइजन्स में डिवाइड किया गया और उसका किस होराइजन में किस चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है, कहाँ पर मिनरल्स हैं, कहाँ पर उसका ट्रांजिशनल फेज है, कहाँ पर उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, कहाँ पर ह्यूमिफिकेशन है, कहाँ डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो हम लेंगे उसमें जो यूएस बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें जो मेजर सॉइल्स हैं वर्ल्ड की वो कौन कौन सी हैं और वो एग्रीकल्चर के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, उन पर उन सॉइल्स को डेवलप होने में उस एरिया के क्लाइमेट का क्या रोल रहा है, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है और साथ ही वहाँ पर जो पेरेंट रॉक है उसका जो एक मटेरियल है वो सॉइल को किस तरीके से जो है बनाता है, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सॉइल प्रोफाइल को जानना बेहद इसलिए भी ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में हम जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं वो है बेसिकली एरियल डिफरेंशिएशन, कि दुनिया के किस भाग में जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस उसके लिए वो फेवरेबल थी और वो दूसरे एरिया में क्यों नहीं होगा। मान लीजिए जो ट्रॉपिकल एरियाज़ की जो क्रॉप है वो टेम्परेट में नहीं हो पाती हैं, तो उसके पीछे जो फिज़िकल जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसे फैक्टर्स के कारण जो है वो क्रॉप का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। जो टेम्परेट की है उसको हम ट्रॉपिकल में ग्रो नहीं कर सकते, जो ट्रॉपिकल की है उसको टेम्परेट में ग्रो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कौन सी ऐसी फिजिकल कंडीशंस हैं जिनके कारण वो डेवलप होता है, और सॉइल इसका एक मेन कंपोनेंट है फिजिकल फैक्टर्स में। तो सॉइल का भी अपना एक रोल होता है और जब हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो जो डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स आती है वो क्लाइमेटिकली किस प्रकार जनरेट होती है, किस प्रकार फॉर्म्ड होती है, पेरेंट रॉक के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है जिसके कारण वो सॉइल फॉर्म्ड हुई है, और क्लाइमेट ने उसको कितना चेंज किया है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ आपको सॉइल प्रोफाइल और सॉइल का कैरेक्टर, उसके कंपोनेंट वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ चीज़ें और हैं जिसमें सॉइल का जो मॉइस्चर है, सॉइल का जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से, या सॉइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम में जो पीएच वैल्यू है अगर आप जानते हैं तो सॉइल की जो बेसिक नेचर है वो दो तरह से होती है, या तो वो एसिडिक होती है या वो बेसिक होती है। अगर हम एक पीएच वैल्यू स्केल को देखें तो 0 to 7 यानी 14 का जो स्केल है और उसमें 7 जो है न्यूट्रल एक जो है एरिया को दर्शाता है, वो जो है एक नॉर्मल सॉइल होती है। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो वो सॉइल में जो है बेसिक जो बेस की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और ऐसे ही 7 से हम जब 0 की तरफ मूव करेंगे तो सॉइल की जो एसिडिक क्वालिटी है वो एनहांस होती चली जाती है। तो इस प्रकार जो है पीएच वैल्यू सॉइल का वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो क्रॉप है वो उस सॉइल में डेवलप होगा या उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है। साथ ही जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में किस तरह से अपनी प्रेजेंस रखते हैं और वो कितना ज़्यादा सॉइल को डैमेज कर सकते हैं या उसको डेवलप कर सकते हैं, वो उनकी प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है या और जो दूसरे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के, वो किस तरह से जो है अपना रोल प्ले करते हैं सॉइल को डेवलप करने में। तो ये सब जो है हम जब सॉइल को स्टडी करेंगे कि जो मेजर ग्रुप्स हैं और उनके बाद जो उनके सब ऑर्डर ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू टू ऑल।